हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों यहाँ पर हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा इस चैनल पे। दोस्तों मैं हूँ विकास, मैं एक जूनियर असिस्टेंट हूँ सूचना विभाग लखनऊ में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और आपका आने वाले एग्जाम जैसे 55-12 है और उसके साथ साथ 3284 वाला है, तो कितनी आपकी तैयारी है, कितना आप नंबर ला पाते हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी सीट पक्की होगी या फिर थोड़ा सा और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1 यहाँ पे करने वाले हैं। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। 100 में से कितना आप सही करते हैं वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस तो जानते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 20% जो आपके एग्जाम में आने हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों का लेवल समान रखा है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी कम है, तो आपका लेवल जो है प्रश्नों का वो समान स्तर का ही रहेगा। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, होगा जो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान होगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो होता है कि यहाँ पर देखिए कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा है वो किस जगह पे स्थित है, यानी किस दिशा में है। तो देखिए ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कहते हैं कि एक थार है, ये कहाँ पे, ये आप लोग जानते हैं, थार मरुस्थल जो इंडिया में स्थित है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। गोबी की बात कर लेते हैं, ये भी प्रश्न बनता है, तो ये आपका चाइना और मंगोलिया में पड़ता है। क्या पड़ता है, चाइना प्लस मंगोलिया में ये पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो आप कहते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM, ये है क्या बेसिकली, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय कृषि बाजार होता है, लेकिन ये है क्या चीज़ ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर का कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच जो है उसको यहाँ पर बनाया गया है, तो उसी को कहा जाता है NAM। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगले में कहा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का जो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में है। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, लेकिन इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में क्या किया गया है, 2018 में सबसे पहले एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न जो आप सब लोग अच्छे से अवगत हैं इससे, कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनको बसंत में कटाई कर जाती है वो कौन सी फसलें कहा जाती हैं। ठीक है, तो ये होगा आपकी रबी की फसलें, क्योंकि अभी देखेंगे कटाई चालू है, जिसमें गेहूँ, चना, ठीक है, मटर, ये सब आते हैं जिनको बसंत में इनकी कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समुद्र जल का नीला होने का जो रीजन है वो क्या होता है, कारण क्या होता है। ठीक है, समुद्र का जल है वो नीला दिखाई देता है, तो इसका एक रीजन होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन, ये इसका एक रीजन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। ठीक है, जो मीथेन गैस होती है उसके उत्सर्जन का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, देखें, गन्ने का खेत, धान का खेत और पशुधन, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में आपको देखने को मिलता है कि जो मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन होता है, लेकिन जो मोटर वाहन है इसमें मीथेन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, बल्कि इसमें CFC वगैरह और भी जो खतरनाक गैसेस हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, लेकिन मीथेन इसका उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन सा एक आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है, खासी आदिवासी होते हैं, वो होता है यहाँ पे नोंगक्रेम। ये ठीक है, ये एक नृत्य है, इसका नाम भी नृत्य है, इसको इसके तरह से जाना भी जाता है। ठीक है, ये 5 दिनों तक चलता है। कब तक चलता है, 5 दिनों तक इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई, यानी कि इसको जो घोषित किया गया था वो 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश में पन्ना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो इसको पारित किया गया था कब, जल्दी से बताइए। तो ये होगा यहाँ पर 1986। ठीक है, 1986 में इसको पारित किया गया। आर्टिकल जो था इसको पारित करने का वो था यहाँ पर 253। ठीक है, 253 आर्टिकल जब पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की यहाँ पर एक
लाया गया था 1986 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले में कहते हैं कि कोक्टियो पोगोडा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कोक्टियो पोगोडा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे म्यांमार। म्यांमार जो एक यहाँ पर देखिए, इसके पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था बर्मा। ठीक है, इस पुराना अगर नाम पूछे देश का, और इसके साथ साथ ही इसको गोल्डन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इनमें से किस राज्य में अशोक की जौघड़ शिला जो रॉक एडिक्ट है वो स्थित है। ठीक है, अशोक की जौघड़ शिला कहाँ पर स्थित है, तो यह इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। उड़ीसा में देखिए जिसको जौघड़ ज्ञान दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था। अब राज्यसभा का गठन आज़ादी के बाद ही किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो क्या होता है 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। ठीक है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए आप जानते हैं इन्होंने ग्राम राज्य पे ज़्यादा फोकस किया था। तो यहाँ पर क्या है 1942 में हिंदुस्तानी प्रचार सभा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1942 में। ठीक है, स्थापित किया गया था, और जिसकी बात कही थी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। अब पंडित बिरजू महाराज आप लोग जानते हैं, इनसे प्रश्न बनना है और बनेगा भी, तो कथक से रिलेट करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी यहाँ पे करेक्ट होगा, थोड़ा सा वो मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कथक जो है इससे रिलेट करते हैं पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हुआ था 2022 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहते हैं कि एलेलक्का राडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। ठीक है, तो इसको नाम से भी पहचान सकते हैं, ऑप्शन से भी पहचान सकते हैं, कि ऑप्शन में सिर्फ साउथ का एक ही दिया हुआ केरला। तो केरला में आदिवासियों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है एलेलक्का राडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, भारत के कौन सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, उसके बाद यहाँ पर और भी प्रश्न देखने वाले हैं, लगातार बने रहिए। देखिए जितना भी प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज़्यादा आपको चांसेस होता है पेपर में क्वेश्चन फंसने का और आंसर याद रहने का। तो इसमें क्या है 1964 से लेकर के मतलब 1964 तक था ये, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहे हैं वो इंदिरा गांधी होंगी। अगला क्वेश्चन है 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था। ठीक है, 1904 में अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में जिन्होंने किया था वो थे यहाँ पर वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने मित्र मेला की स्थापना करी थी कहाँ पर, नासिक में। कहाँ पर, नासिक में मित्र मेला के नाम से यहाँ पर एक स्थापना करी थी, याद रखेंगे। ये भी बहुत पूछा जाता है और अभिनव भारत तो पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, उसको कौन सा आंदोलन कहा गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई तो उसमें कहा गया कि अंग्रेजों को एक आंदोलन के तहत उनके जो द्वारा बनाए गए कपड़े वगैरह हैं उनका बहिष्कार करेंगे, और जो इंडिया में बन रहे हैं कपड़े सिर्फ उन्हीं का यूज करेंगे, जैसे खादी का कपड़ा था, तो उसको स्वदेशी आंदोलन के रूप में यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट एवं बाह्यतम मेंटल शामिल है उससे क्या कहते हैं। एक बाहरी हिस्सा जो होता है पृथ्वी का उसको कहते हैं क्या, स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए जो जीके का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो दरी तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाला भारत चीन सीमा पर कौन सा है। ठीक है, दर्रा की बात हो रही है यहाँ पे, दर्री नहीं है। ठीक है, तो कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, नाथुला। ठीक है, नाथुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले 20% जो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की, ठीक है। तो आपको मैंने 20% जीके करा दिया क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस में यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कहा गया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद जो थे उनमें से कुल कितने महाजनपद यूपी में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 8 जो महाजनपद हैं वो यूपी में स्थित हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। पहले क्या था, पहले तो राज्य डिसाइड नहीं थे तो 16 जनपद रहा हुआ करते थे महाजनपद, तो इस समय 8 जो हैं वो यूपी में हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। अब एक एग्रोनोमोई है, एक अधिकारी का नाम हुआ करता था मौर्य शासन में, तो वो संबंधित थे मार्ग निर्माण से, ठीक है, मार्ग निर्माण से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है। एक सुलह कुल अवधारणा थी जो अकबर के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, तो वो अवधारणा जो है किस पे आधारित थी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर राजनीतिक उदारता, बिल्कुल सही हो जाएगा। धार्मिक सहनशीलता, तीसरा है उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ठीक है। ये तीनों चीज़ों पे आधारित था, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अब जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी पूर्वी सीमा यूपी से मिलती है, क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आलमगीरपुर हो जाएगा, ठीक है। आलमगीरपुर जो है यूपी में पड़ता है और पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है हड़प्पा संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का जो संबंध है इनमें से किस लोक नृत्य से है, तो देखिए ये होगा आपका चरकुला। चरकुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला, एक मेला है जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है जो है कंपिल मेला, ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, यानी किस धर्म से बेसिकली जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन, ठीक है। ये जैन समुदाय से जुड़ा है कंपिल मेला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब नेपाल के साथ जो सीमा साझा नहीं करता उसको देख लेते हैं। देखिए बलरामपुर की अगर बात करें तो नेपाल की सीमा के पास है, श्रावस्ती भी है और लखीमपुर खीरी भी है। तो क्या होगा, कुशीनगर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हरिदास जयंती जो है वो प्रतिवर्ष मनाई जाती है। सभी लोग जानते हैं हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, लेकिन किस जगह पे मनाई जाती है, तो ये होती है वाराणसी में, ठीक है। कहाँ, बनारस में इसको मनाया जाता है हरिदास जयंती को। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वह किस ऋषि को समर्पित है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा जो है वो किस ऋषि से संबंधित है या फिर समर्पित है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास को, ठीक है। व्यास को यहाँ पर समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिए जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो एक ही जगह है, वो है अपना उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में से जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है। कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो आप जानते हैं कि थारू जो है वो सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाती है। थारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लोग होली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बनता है अपने एग्जाम में। प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बन के आता है, तो ये होगा गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी जो काकोरी षड्यंत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से एक जिला है एक जिले में एक जगह है जो तीर्थ स्थान के रूप में बहुत फेमस है, वो है नैमिषारण्य। तो वो कहाँ पर पड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीतापुर, ठीक है। सोवापुर यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टेक है, तो सीतापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। जो राजस्व मंडल है उत्तर प्रदेश का उसकी स्थापना इलाहाबाद में करी गई,
तो वो कब करी गई? वो करी गई थी 1831 में, ठीक है। 1831 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो ये सभी लोग जानते होंगे, तो ये हैं सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी नायडू यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चंद्रप्रभा एक जो यूपी पीसीएस लेवल तक भी पूछा जाता है, तो चंद्रप्रभा जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है चंदौली में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चंदौली। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध है, ठीक है, ये बांध है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। देखिए, एक बांध पड़ता है अहरोरा, ये भी यूपी में है, बघेलखंड ये भी यूपी में, अदवा ये भी यूपी में है, लेकिन जो बदुआ बांध है वो दोस्तों यूपी में नहीं बल्कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये आपका बिहार में पड़ता है बदुआ बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा गया कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कई बार प्रश्न बना हुआ है, तो ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है आपका, किस चीज़ का? यूपी स्पेशल का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो CDRI है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अगले पेज पे है इसका ऑप्शन, तो लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही था, हमने आपको बताया है। चलिए अब देख लेते हैं कंप्यूटर के 15 बेहतरीन प्रश्न, ठीक। कंप्यूटर आप लोग जानते हैं 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म भी पूछा है, तो वही आपको यहाँ पर बताना है। तो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। वह एक, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया वह ऐसे कौन से जिसके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा देते हैं, ठीक है। हम अपने निर्देश देते हैं कंप्यूटर में किसके जरिए? इनपुट डिवाइस के जरिए। अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है? कीबोर्ड आता है, माउस है, ठीक है, पेन ड्राइव है, ये सब इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? बाहर से डाटा अंदर को भेजते हैं या फिर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? MICR का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? तो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि बिजली अगर बंद कर दी जाए तो उसके बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखता है उसको क्या कहते हैं? अगर बिजली बंद हो जाए तो जो स्टोरेज रहता है, डाटा रहता है जिसमें, उसको कहते हैं क्या है? वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। कहता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रोसेसर प्रयोग होता है तब डाटा कहाँ पर रखे जाते हैं? ठीक है, जब प्रोसेसर प्रयोग होता है तो डाटा और प्रोग्राम जो है कहाँ पर रखे जाते हैं? तो ये होता है मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। डाटा और प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो गाइस अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया कि सेल एड्रेस जो है कहाँ पे दिखाई देते हैं? ठीक है, सेल एड्रेस कहाँ पे दिखाई देते हैं? आप इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। कंप्यूटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेम बॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नेम बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल जो होता है ना, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ़र किया जाता है, ठीक है। MS एक्सेल में डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें प्रत्येक सेल अपने सेल में एड्रेस रिफ़र करता है, कहाँ से कहाँ तक? तो वो होता क्या है? वो होता है सेल का सेल और कॉलम लेवल, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बताने में किया जाता है वो क्या कहलाती है? ठीक है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बताने में किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फॉन्ट के लिए
जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ठीक है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+D। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि पावर पॉइंट में सभी टेक्स्ट को एक साथ एक सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अब देखें यहाँ पे पावर पॉइंट हो या फिर MS वर्ड हो, सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 टेराबाइट जो है प्रति सेकंड बाइट्स में कितनी होती है। 1 टेराबाइट प्रति सेकंड बाइट में कितनी होती है, तो वो होती है 2 की पावर 40 के बराबर। ठीक है, 2 की पावर 40 के बराबर। बहुत गलत किया है टाइप करने वाला, 2 की पावर 40 के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड में जो अंडू ऑपरेशन होता है उसका यूज करने के लिए हम Ctrl+Z का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो, Ctrl+Z जो है वो अंडू को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर फाइल की जानकारी रहती है। ठीक है, किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल है उसकी जानकारी रहती है, तो क्या होगा, फाइल एलोकेशन टेबल में। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टास्क बार समान रूप से डेस्क बार के कौन से हिस्से में होता है। ठीक है, टास्क बार जो है ना वो किस हिस्से में होता है डेस्कटॉप के, चलिए देख लेते हैं। तो ये होगा यहाँ पे बॉटम, जो बॉटम वाली एक वो आती है हेडिंग, उसी में होता है टास्क बार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है, वो कौन सी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे पाइथन जो है ये एक लैंग्वेज है, ना कि कंप्यूटर का वायरस या फिर प्रोग्राम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाए। तो कंप्यूटर के भी 15 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले हिंदी की तरफ। छा जा झा का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तालु से उच्चारण होता है चा छा जा झा का। ठीक है, अगला प्रश्न है सुर संधि जो है टोटल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टोटल जो होते हैं सुर संधि के प्रकार वो होते हैं 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि दीर्घ आती है, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद संधि, ये 5 होते हैं स्वर संधि के टोटल प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, तो 5 में बताइए कि आपका शब्द जो तद्भव है वो कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पंख। पंख जो है तद्भव है। बाकी अगर देखें अक्षर, कार्य, आज्ञा, ये सब क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, तत्सम जो होते हैं वैसे संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तो तत्सम इसका ये 3 शब्द हैं। बाकी पहला जो है ये आपका तद्भव है पंख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगले में कहा गया कि जो मृग नयन है इसमें कौन सा समास है। ठीक है, मृग नयन में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कर्मधार। ठीक है, कर्मधार है, क्या है, मृग नयन, मतलब जो उसके नयन है उसकी तुलना करी जा रही है, जहाँ पे तुलना करी जाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय होता है। ठीक है, मृग के नयन के समान उसकी नयन है, ये तुलना करी गई है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जिसमें विष्णु है उसके पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो कैसव है इसका पर्यायवाची होता है, चक्रपाणी भी होता है, दामोदर भी होता है, लेकिन मुक्त पुरुष जो होता है वो विष्णु का नहीं बल्कि राम जी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आंखें के सामने घटित होता है उसके लिए एक जो शब्द बनता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है जो आंखों से आपने देखा है, आपकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है, प्रत्यक्ष है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में देखिए, जो अर्थ होता है उसके आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं, उसमें विधान वाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक, ये 8 होते हैं आपके अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कहता है कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं। यह एक गंभीर समस्या है, तो ये तो सही लग रहा है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा
वह घर गया। अब देखिए बड़ी जो है ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, ये आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वाक्य जो अशुद्ध है वो है बी वाला, मुझे बड़ी नहीं मुझे बहुत भूख लगी, ऐसा होता तो ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखिए ऑप्शन में तो नकेल जो है कसी जाती है, मुंडेर, बटेर, ये सब क्या है, इसको अगर वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो इसमें आपका स्त्रीलिंग जैसा साउंड होता है। लेकिन जो अंधेर जो होता है वो आपका पॉजिटिव, यानी कि इसमें वाइब आती है, जैसे कि कहते हैं ना कि अंधेरा बहुत हो गया है, तो क्या है ये पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ अनभिज्ञ जो है ये शब्दों का सही अर्थ आपको बताना है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ का सही अर्थ होता है, अभिज्ञ का मतलब होता है जो जानकार होता है, और जो अनभिज्ञ होता है जो ना जानकार होता है, ठीक है, मतलब कम जानता है भी, जिनको नहीं जानता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 में देखें तो सावधान करना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सावधान करना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं, 13 का करेक्ट आंसर होगा कान खोलना। कान खोलने का मतलब क्या कहते हैं, कान खोल लो भैया, इसका मतलब सावधान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है के अर्थ में लोकोक्ति है, ठीक है, एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ ये होता है कि हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है। तो आप लोग जान लेंगे कि मन चंगा तो कटौती में जंगा, इसका जो अर्थ होगा वो यही होता है कि हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। वाराणसी गोरखपुर और आरा के मध्य जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भोजपुरी भाषा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। भोजपुरी जानते हैं बहुत ज़्यादा पूर्वांचल में प्रचलित है, ये बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 में देखते हैं तो कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध कौन सा लिखा है, पहला ही देखेंगे कि जो ऋषि है वो इस तरीके से सही लिखा है, बाकी ये ऋषि ये ऋषि ये ऋषि सारे के सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 18 में एक गद्यांश है। अब गद्यांश के क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से फ्री हिट जैसे होते हैं कि आपको यहाँ नंबर दे के जाते हैं। तो एक छोटा सा गद्यांश है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कहा गया है 17, सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई थी। आपकी अमर कीर्ति प्राप्त हुई थी किस कारण, उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए कष्ट सहन करने के कारण यहाँ पर उनको प्राप्त हुई। अभी हमने पढ़ा था पैराग्राफ, इसमें आपको देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो आपको बताना है। तो अभी आपने पढ़ा तो उसका मतलब क्या है कि धर्म और कर्तव्य परायण सीता, उन्हीं के बारे में था। तो उन्हीं को हम यहाँ पे एक बढ़िया सा टाइटल दे देंगे जो होगा धर्म और कर्तव्य परायण सीता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 में कहता है कि किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है। अब किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा ये कहानी रचित है उसका नाम है इंदुमती, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विदेशी नहीं है, ठीक है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसमें आप 30 में 30 टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी में आप 30 में 30 टारगेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। तो देखिए कमर, कमेटी और कमरा ये सब विदेशी हैं, लेकिन जो कान है ना वो कर्ण से बना हुआ है, तो क्या होगा, ये आपका तद्भव है। तो ये एक देशज शब्द है कान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग इनमें से कौन सा है। तो मंत्रणा की जाती है, सभा होती है, मंडली जो है बैठाई जाती है, न्याय जो है वो होता है। तो क्या होगा, इसमें पुल्लिंग साउंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 में, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, ठीक है। सब कुछ जानने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो वो देखेंगे यहाँ पर सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वो सर्वज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे अधिकार में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। अधिकार में उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए अधिकार में क्या होगा, अधि होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो मतलब पहले लगते हैं वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। कहते हैं कि धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। जो धार्मिक शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, आप जानते हैं प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते हैं कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। अब महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा
आप लोग जाने कि महा प्लस इंद्र जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है वो शुष्क का विलोम है। ठीक है, कौन सा एक शब्द शुष्क का विलोम होता है? तो देखेंगे शुष्क का विलोम होता है आर्द्र होता है। ठीक है, फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, तो आर्द्र जो है ये शुष्क का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन 27 में देखिए, अली और अली शब्द निम्नलिखित में से किस युग्म का सही अर्थ है? तो ये होगा आपका भौरा और सखी। ठीक है, एक अली का मतलब होता है भौरा, ठीक है, और दूसरे का मतलब होता है यहाँ पे सखी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अली और अली में फर्क जो होता है वो भौरा और सखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागरण का सही विलोम शब्द क्या होगा? और जो जागरण है इसका निद्रा हो जाएगा, मतलब जागना और सोना ये तो आपस में विलोम शब्द ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जो अर्थ है इसके कई सारे अर्थ होते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 30 में कहता है किसका सदैव प्रत्येक सदैव एक वचन के लिए होते हैं। अब एक वचन के लिए प्रयोग किसका होता है? साधु जो है ना शब्द, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। साधु जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं जो रीजनिंग के हैं। ठीक है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें, जो क्वेश्चन कहता है 31 में कि नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर इसमें देखें तो क्या है, इसमें एक एक का गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी +1 का है, फिर यहाँ पे +1 का है। इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे +1 का है। अब यहाँ पर इनको देख लेते हैं, 0 से 3 के बीच में कितना गैप है? +2 +3 का है। फिर 3 से अगर 8 के बीच में देखें तो क्या है? प्लस यहाँ पे 5 का गैप है। फिर 8 से 15 के बीच में देखें तो कितना? +7 का गैप है। तो जो अगली संख्या आएगी उसमें क्या होगा? +9 का गैप होगा। ठीक है, +9 का गैप यानी कि 15 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके पहले की संख्या देखें तो +1 का गैप था, तो वो क्या होगा यहाँ पर? इसके बाद की जो है +6 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पूछा गया था इसके आगे वाली, तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। अब अगले प्रश्न में कहा गया 32 में कि निम्नलिखित में से सही स्थान आगे मतलब क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ए और सी से चल रही है सीरीज, तो क्या मतलब +1 का यहाँ पे गैप कर दिया गया है, यानी कि बी को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है। तो अब सी के बाद क्या होगा? डी को ड्रॉप किया जाएगा। डी को ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा? अगला संख्या ई आएगी। अब ई से ही बनेगा कुछ यहाँ पे। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में साफ देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे करेक्ट होगा, इसके अलावा है नहीं। तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो कहता क्या है, 10 जो है वो 105 हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है, और 18 जो है उसके बाद क्या होगा, यही तो यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, और फिर उसी को 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो होगा 5। ठीक है, और इसी 5 को हम जोड़ देंगे तो क्या 105 बनना है? बिल्कुल बनना है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, और 18 का जो हम हाफ करेंगे तो वो होगा 9, और 9 को अगर हम 324 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 333 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग के प्रश्न आपको करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है 34 में कि दिए गए अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, अब इसमें से कौन सा शब्द बनाएंगे तो देखेंगे। अगर यहाँ पे सी वाला इंटरेस्ट जो है, इसमें ई भी आ रहा है, एन भी आएगा, TRUST, ये सारे के सारे आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर इसमें चेक करेंगे तो कोई ना कोई एक जो वर्ड है वो यहाँ पे मिसिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं।
अगला प्रश्न जो है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का है। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष के सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कथन 1 कहता है कि कुछ बोर्ड जो है रैंप है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बोर्ड बना लेंगे, ठीक है, बी से, और इसका कुछ बोर्ड जो है वो रैंप है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो बोर्ड और रैंप हो गया, तो ये कुछ पार्ट जो है इसका ये आपस में इंटरकनेक्ट है, तो मतलब कुछ बोर्ड जो है रैंप हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि अगला कथन कहता है कि सभी बोर्ड पेपर हैं, और जो सभी बोर्ड हैं ये क्या है, ये सारे के सारे पेपर हैं। तो यानी कि जितने भी बोर्ड हैं वो पी के अंदर आ जाएंगे, पेपर के अंदर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का डायग्राम हमारा बन जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है वो देख लेंगे। सभी रैंप पेपर हैं, रैंप और पेपर के बीच में सिर्फ कुछ का ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी रैंप पेपर नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। अब यहाँ पे बोलेगा कुछ पेपर जो है रैंप हैं। ठीक है, कुछ पेपर जो है वो रैंप हैं, ये तो हमने पहले ही डिसाइड किया था, बनाया हुआ था फिगर में कि ये पार्ट जो है ये कुछ को दर्शाता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष 2 केवल निकलता है। तो होगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कुछ केवल निष्कर्ष 2 को अनुसरण करता है, कुछ पेपर रैंप वाला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में देख लेंगे, तो इसमें कहा गया है कि शब्द के अक्षर व्यवस्थित और संख्या की यहाँ पर दिया है। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखें, एक यहाँ पर कुछ पजल टाइप का वर्ड दिए हुए हैं, इससे क्या करना है, आपको एक शब्द बनाना है। ठीक है, इससे एक शब्द बनाना है। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि आप काउंट करके देख लेंगे। ठीक है, एक इसलिए इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 ये वाला देखें, अगर आप सी वाला, तो सबसे पहले हम 2 रखेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम सारे के सारे अक्षर रखेंगे, तो देखेंगे क्या जो अधेशन है वो शब्द यहाँ पे बन जाएगा। ये इंग्लिश का एक वो लीगल शब्द होता है, तो अधेशन इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ये वाले प्रश्न इस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देख लेंगे। अगले में कहा गया है 39 में कि एक विशेष कूट में कम को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कम को इस तरीके से लिखते हैं, फिर बिन जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और कूट में कंबाइन को किस रूप में लिखेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो कम और बिन का आपको देखने को मिल ही रहा था, इस तरीके से हम लिखते हैं कम को, और इस तरीके से तो पूरा कंबाइन करके हम टोटल क्या लिख देंगे, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एट द रेट, ठीक है, डॉलर, फिर स्टार, फिर हैज, फिर यहाँ पे जो भी सम का साइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपको करने के लिए बहुत आसानी होगी, इसको चलिए देख लेते हैं। तो इसमें कहते हैं कि दिव्या सतीश विवाहित जोड़ा है। ठीक है, तो अब दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, दिव्या, ठीक है, फिर यहाँ पे हम सतीश रख लेंगे, और इसको विवाहित जोड़े के लिए यहाँ पे डबल लाइन खींच लेते हैं, इससे बता दें कि ये विवाहित जोड़ा है। ठीक है, फिर कहता है कि सैम और अन्नव जो है वो भाई हैं, सैम और अन्नव जो है वो भाई हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सैम एच कर लेते हैं, और अन्नव को यहाँ पे भाई को एक लाइन से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई रिलेशन नहीं, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो सैम जो है वो सतीश का भाई है। ठीक है, जो सैम है वो सतीश का भाई है, यहाँ पर ये भी दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये देखें, ये क्या है, सैम जो है वो सतीश का भाई है, यहाँ पे साफ साफ लिखा। और अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप से संबंधित है। ठीक है, अब अर्णव की जो पुत्री होगी यहाँ पे, ठीक है, ये पुत्री होगी, यह संबंधित होगी किससे, अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से। अब दिव्या ये है, ठीक है, इसका पति ये है, तो अब देखिएगा, और ये जो है इसका सतीश का भाई था, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, ये भांजी या भतीजी होगी। ठीक है, क्या कहते हैं, भांजी या फिर भतीजी होगी, क्योंकि ये चाचा की लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। 41 में कहते हैं कि यदि हम इसको इस तरीके से कूट करते हैं तो बाय को हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कूट करते हैं तो बाय को हम किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पर मिनारेट लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, जे हो जाएगा एफ के एक्स ओ बी क्यू। ठीक है, अब इसके बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। अब रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट की नंबरिंग हमको याद होनी चाहिए। तो अगर देखेंगे कि एम जो है वो 13 नंबर पे होता है,
ठीक है, 13 नंबर पे होता है, इसमें से 3 कम करेंगे तो 10 नंबर पे आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 9 है, ये भी 9 नंबर पे होता है आई, उसमें 3 कम करेंगे तो 6 पे आ जाएगा। तो क्या मतलब है कि -3 का गैप सब में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब बाय को हम किस तरीके से लिखेंगे, बी को अगर -3 करेंगे तो ये 25 पे आ जाएगा, यानी कि वाई होगा। और यू को हम -3 करेंगे तो ये आर पे आ जाएगा और वी हो जाएगा। तो वाई आर वी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसके देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में 42 में कथन और निष्कर्ष की बात करी जा रही है। तो कथन और निष्कर्ष यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले कथन अगर पढ़ते हैं तो कथन में क्या कहा गया है उसको देखिए। ठीक है, तो कथन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक और तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार तेल की कीमतों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में कहा गया बेसिकली, ठीक है, कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि करेगी। ठीक है, और दूसरा जो निष्कर्ष है उसमें क्या कहा गया उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। दूसरे निष्कर्ष में कहा गया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बावजूद तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। तो देखिए जो हमारा कथन था उसके रिकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, अनुसरण करेंगे, या तो ए करेगा या तो बी करेगा। ठीक है, यानी ये करेगा ये फिर करेगा, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 43 में कि यदि 21:30 पर दीवार की घड़ी 4 घंटे वाली 4 सुई पश्चिम की ओर, मिनट वाली दक्षिण की ओर, या फिर